नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 3 तक कवर कर चुके हैं, सो दोस्तों आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे और आज के लेसन का नाम हमारा क्या रहेगा? लेसन का नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। दोस्तों ये लेसन नंबर 4 है, इसीलिए इस लेक्चर का नाम क्या है? लेक्चर नंबर 4.1। इस तरीके से इस लेसन को हम कई लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स को डिवाइड किया हुआ था कि पिछले लेसन में भी कई सारे लेक्चर्स बनाए हुए थे। इसी तरीके से लेसन नंबर 4 में भी नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे। उन सारे लेक्चर्स को आपको देखना है और आप बहुत ही आसानी से लेसन नंबर 4 कवर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेसन नंबर 4 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसीलिए नंबर ऑफ लेक्चर इसमें ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होंगे उतना ही आसानी से आपको समझ में आएगा, वरना करने के लिए तो हम ये लेसन नंबर 4 आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे में पूरा खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे में ना तो आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही हमें अच्छा लगेगा। सो इसीलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स में पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहेंगे ताकि हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयार हो जाएगा और सारे पॉइंट्स हमारे रेडी होंगे। सो दोस्तों आज का हमारा लेसन क्या है? रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध का मतलब होता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है, और तथा यानी एंड आणविक संरचना। आणविक का मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में भी बात किया था, जब वहां पर हम क्या कर रहे थे, जब स्टोइकियोमेट्री गणनाएं कर रहे थे तो वहां पर हमने आपेक्षिक संख्या के बाद सरल अनुपात निकाला था। सरल अनुपात के बाद हम क्या कहते थे, वहां पर कई सारी चीजें बताए हुए थे। तो आपसे बताया था अणुसूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है और संरचना सूत्र होता है, ठीक है। और संरचना सूत्र का बताया था कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी, उन सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये बताया हुआ था। सो दोस्तों वो संरचनाएं जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, इन संरचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और वो संरचनाएं हम कहां पढ़नी है? हमें पढ़नी है लेसन नंबर 4 में, यानी इसी लेसन में हम संरचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, यानी जो रासायनिक बंध बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। नाम आपने भी सुना होगा, पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी संकरण कैसे होगा, VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, MOELD यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ये कैसे किया जाएगा। इन सारी चीजों की हम बातें करेंगे, लेकिन वो सारी बातें कहाँ होंगी? लेसन नंबर 4, यानी इनको नंबर ऑफ लेक्चर्स में हम डिवाइड करके आपसे सारी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करना क्या है, हमारे साथ लेक्चर्स को पढ़ना है और आसानी से लेसन को तैयार करना। सो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले अभी आणविक संरचना पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो हम ये जाने कि जो रासायनिक बंध बनते हैं यानी जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या सीखना है, जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमको करनी है। अब इन बातों को करने के लिए इससे एक स्टेप पहले हमको ये जानना होता है जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो बनाता कौन है। कई बार बताया हुआ है सर इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या बनते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड बनाने में भागीदारी करते हैं। अब आते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन तो कई होते हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई बार बताया हुआ है बाह्य कोश किसको बताते थे, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा वही बाह्य कोश, और वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों वहां पर हमने क्या बताया कि बाह्य कोश क्या होती है और बाह्य कोश के भीतरी कोश क्या होती है और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं या कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने बात किया कि केमिकल बॉन्ड यानी जो रासायनिक बंध बनता है वो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्या आंतरिक इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं कि बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो सर दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके तो सभी कोश पूरे भरे होते हैं, जो बाह्य कोश होती है वो पूरी भरी नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, जो रासायनिक बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सो दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो रासायनिक बंध बनते हैं यानी जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो बनता कैसे है। सर जब बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं
या भागीदारी करते हैं या रासायनिक बंध या क्या करते हैं उनमें भाग लेते हैं, तभी क्या बनता है हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है या रासायनिक बंध बनता है। अब दोस्तों बाह्य कोश को हमने एक कोश और बताया था, और क्या बताया था आपसे कि बाह्य कोश को हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश भी कहते हैं। कैसी कोश कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। अब हम आपसे पूछे सर संयोजी कोश क्या है, तो आप कहेंगे सर बाह्य कोश को ही हम संयोजी कोश कहते हैं। अब बाह्य कोश क्या है, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होता है वही बाह्य कोश होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सर संयोजी कोश हो गया। अब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में होंगे वही क्या कहलाएंगे, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। सो दोस्तों बात करते हैं पहले संयोजी कोश की, फिर बात करेंगे संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की, फिर धीरे धीरे हम कहां चलेंगे, केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध की तरफ चलेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि रासायनिक बंध कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, सभी को पता है। क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के परमाणु की बाह्य कोश को, कौन सी कोश को, बाह्य कोश को क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। यही भी हमने बताया हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, सर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या लिखा है, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये तो हो गया सर डेफिनेशन, बाय एग्जांपल इसको कैसे समझेंगे इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने आपसे बोला Cl17, ठीक है, क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। अब हम बात करें सर इसका, अब हम सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या जरूरी होता है। जैसे हमने कई बार बताया हुआ है कि ये सारी चीजें आप कब निकाल पाएंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। कई सभी लोग बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, और इसको अगर हम K11 में कन्वर्ट करें तब भी कर सकते हैं। सर पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में ये भी दूसरी कोश, ये भी दूसरी कोश, टोटल इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए कितना आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तीसरी कोश ये है, तीसरी कोश ये, इसका मतलब तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम आपसे कहें सर इसका संयोजी कोश की संख्या कितनी है, यहां पर आपसे बोला जाए कि सर संयोजी कोश की संख्या कितनी है, संयोजी कोश की संख्या, सर संयोजी कोश की संख्या आप बोलिए, या आप क्या कर सकते हैं सर बाह्य कोश की संख्या। संयोजी कोश या बाह्य कोश कौन सा है, सो आप कहेंगे सर 3 नंबर जो है वही क्या है, संयोजी कोश की संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। क्यों आया, क्योंकि जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होता है वही बाह्य कोश होती है। सर इसी की मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं सर इस इलेक्ट्रॉन की भी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा है। 3 नंबर इसके लिए भी है, 3 नंबर इसके लिए भी। इन इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 नंबर है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 नंबर है। सो यहाँ पर संयोजी कोश की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम आपसे पूछें सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना हो कि संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। संयोजी कोश वो होती है जो बाह्य कोश होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करते हैं सर बाह्य कोश ये भी है, बाह्य कोश ये भी है, दोनों बाह्य कोश है, और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही तो हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या क्या कह सकते हैं सर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। संयोजी कोश की संख्या कितनी है, 3। कैसे जाना, सर ये तीसरी कोश में है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सर यहां से भी देख सकते हैं। ये कौन सी कोश हो गई, इसी कोश को, ये क्या है सर, यही तो बाह्य कोश है, इसे ही क्या कहते हैं, बाह्य कोश। ये क्या हो गए सर, बाह्य कोश हो गई। और ये जो भीतर की कोश होती है इसे क्या कहते हैं, भीतरी कोश, या हम क्या कहते हैं इसको, आंतरिक कोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक कोश भी कहते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। सर बाह्य का मतलब होता है जो बाहर की तरफ होती है, और कोश की संख्या कौन है, सर ये पहले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर ये तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 ही तो है, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर हम आपसे कहें Na11,
ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्या लिख दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट में 2 8 1, यही तो बनेगा, जाहिर सी बात है यही बनेगा। कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 2 4 6 10 और 1 11। अब हम आपसे कहें सर यहाँ पर संयोजी कोष कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? सर संयोजी कोष की संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और हम आपसे पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 1। आंसर यही तो होगा। ये क्या है? ये आपकी हो जाएगी सर संयोजी कोष, और नीचे क्या हो जाएगा सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ सर? बाह्य कोष ही होती है संयोजी कोष। बाह्य कोष क्या है? यही है, क्योंकि इसी की मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा 3 नंबर है। संयोजी कोष की संख्या 3 हो गए। अब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? एक ही इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि हमने कई बार बताया हुआ है कि रासायनिक बंध बनाने में बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, यानी जो संयोजी कोष होगी वही भाग लेगी, या आप ऐसा कह सकते हैं जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वही रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बोलिए, या आप उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलिए, या बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयोजकता की। संयोजकता के बारे में भी हमने आपको बताया था। हमने आपको क्या बताया था? संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही नॉर्मल चलेगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम आपको पीछे की कई सारी चीजें यहाँ पर रिपीट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि वही चीजें क्या करेंगी? केमिकल बॉन्ड बनाएंगी। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजन करने की क्षमता। और बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब तक वो संयोग नहीं करेंगे तब तक वो जुड़ेंगे कैसे? अगर जुड़ेंगे नहीं तो बॉन्ड कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात, हमको पढ़ना क्या है? बंध ही तो पढ़ना है। बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। और बॉन्ड कब बनता है? किसी भी चीज में बॉन्ड कब बनता है? जब वो चीजें आपस में जुड़ती हैं, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और जुड़ने के लिए ही क्या बना है? संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजन करने की क्षमता को हम क्या कहते थे? संयोजकता कहते थे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। तो दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि संयोजकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। हमने क्या बताया था? ये आपसे बताया हुआ है कि बाह्य कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? संयोजकता बताते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। किसी तत्व के बाह्य कोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी कोष, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा हुआ है। किसी तत्व के बाह्य कोष या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देखिए, या आप क्या कह सकते हैं सर संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन देखिए, या आप क्या कह सकते हैं कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही क्या डिपेंड करती है? उस तत्व की संयोजकता ज्ञात की जाती है। यानी उस तत्व की संयोजकता किससे ज्ञात की जाती है? बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक नियम पढ़ा था, या वाली डेफिनेशन हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। पहले हम इसी डेफिनेशन पर पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम या वाली भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितना भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं उसका सब रिटन नोट आपको दिया जाता है। और दोस्तों जैसा कि सभी को पता है, वो नोट्स आपको कहां मिलते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों हम बात करते हैं कि बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता को कैसे बताएगी, ये भी हमने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं, सर हमने पढ़ा हुआ है एक अष्टक नियम। अष्टक नियम में हमको क्या बताया गया है कि हर तत्व यह सोचता है कि हमारे बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या सोचता है? कि जितने भी तत्व हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। जब बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो इसका मतलब उसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सो दोस्तों आप क्या कहेंगे? सर उसकी बाह्य कोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा,
या कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा या 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 6 इलेक्ट्रॉन होगा या 7 इलेक्ट्रॉन होगा या कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। यही तो बताया गया कि हर तत्व क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाह्य कोश में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता क्या होगी। अगर कोई ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी। अगर बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। इसी तरीके से अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकताएं क्या होंगी, ये हम कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर किसी तत्व के बाह्य कोश में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कोई ऐसे तत्व हैं जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, तो उनकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी चीजें हम यहाँ बोलेंगे वो सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी। वो नोट्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आप नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। सो दोस्तों नोट्स को बिल्कुल भी मिस न करिएगा, नोट्स जरूर पढ़िएगा। जब तक नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें आसानी से क्लियर नहीं होती। हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि अगर ऐसे तत्व हैं जिनके बाह्य कोश में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। चलिए इसको लिख देते हैं, ये क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलिए हमने एक टेबल टाइप की बना दिया। ये क्या है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर हम लिखने वाले हैं क्या, संयोजकता। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता होगी। अगर बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। अगर बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अगर बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अब संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजन करने की क्षमता। अगर हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तत्व से कितने तत्व जुड़ सकते हैं, या एक परमाणु से कितना परमाणु जुड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 1 परमाणु जुड़ेगा। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजन करने की क्षमता, मतलब उसमें कितने लोग जुड़ सकते हैं। सो अगर संयोजकता 2 है तो इसका मतलब कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। अगर 3 है इसका मतलब कितने लोग जुड़ेंगे, 3 लोग। अगर संयोजकता 4 है तो कितने लोग जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे कहें सर कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो आप ये बताइए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, फिर ये देखेंगे कि इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर हम बता देंगे इसकी संयोजकता कितनी होगी। ठीक है। सो दोस्तों हम बात करते हैं, अगर परमाणु क्रमांक इसका 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,4, यही तो बनेगा। या आप क्या कह सकते हैं सर 1s2, 2s2 एंड 2p2, कुछ ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब बात करते हैं सर कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है कि नहीं है। संयोजकता क्या करती है कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही हम संयोजकता निकालते हैं। इसका मतलब बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 4। और हमने क्या बताया, अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 ही तो होती है। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी हुई, 4 हुई कि नहीं हुई। मतलब एक कार्बन से कितनी चीजें हम जोड़ सकते हैं सर, एक कार्बन, या आप कैसे कह सकते हैं कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड का मतलब ही तो यही होता है कि जोड़ना, उन बॉन्ड से कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। बॉन्ड का मतलब ही होता है क्या, जुड़ना, और संयोजकता का मतलब भी क्या होता है, संयोजन करने की क्षमता या जुड़ना। अब हम बात करते हैं सर कार्बन की संयोजकता 4 है, इसका मतलब इसमें कितने लोग जोड़ेंगे या कितने कार्बन बॉन्ड बनाएगा, सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगर हम बात करें, चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम 12, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, 2, यही तो बनेगा। अब हम बात करें सर इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है।
इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि अगर बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अब हम बात कर लें सर बोरॉन 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2,3 बनेगा, यही तो बनेगा। जब ये बनेगा, अब हम बात करते हैं सर बोरॉन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे सर बोरॉन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है, तो संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। सो दोस्तों हमने 3 के लिए देख लिया, 4 के लिए देख लिया, अब 1 की भी बात कर लेते हैं। चलिए सिंपल सा एग्जांपल, हमने पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कुछ यही बनेगा 2,8,8 1,1। ठीक है, तो जोड़िए जरा, 2 8 10 8 18 और 1 19, 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसका मतलब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया वो क्या है? सही है। अब हम बात करते हैं सर पोटेशियम की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे सर पोटेशियम के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर 1 है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो संयोजकता 1 होती है। अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है तो संयोजकता 2 होती है। अगर 3 होती है तो 3, 4 होती है तो 4। दोस्तों हमने ये देखा कि 1 से लेकर अगर बाह्य कोश में 4 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनकी संयोजकताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसके? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। अब हम बात करते हैं, अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो संयोजकता क्या होगी? 6 है तो संयोजकता क्या होगी? 7 है तो 8 है तो संयोजकता क्या होगी? सो दोस्तों इसकी भी बात कर लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से लेकर 8 तक है तो उसमें हम एक नियम लगाते हैं, वो क्या होता है? एट-n रूल, या इसको क्या बोल सकते हैं? एट-n का नियम। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि अगर 5 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होता है तो एट-n का रूल लगाते हैं। अब बात करते हैं सर, ये भी इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। यहां पर n जो होता है वो क्या होता है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो यहां पर एट-n में जो n होता है वो है क्या? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी अगर 5 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन है तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां रखते जाइए, आपको संयोजकता मिलती रहेगी। अगर हमने बोला बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो आपने क्या किया सर? 8 में से क्या घटा दिया? 5 घटाया तो कितना आया? 3 आया। इसका मतलब अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी तो उसकी संयोजकता क्या आएगी? 3 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर कौन सा रूल लगता है? एट-n का रूल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? 8 से आप 5 इलेक्ट्रॉन घटाइए। क्यों घटाएंगे? क्योंकि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी पड़ती है? माइनस करनी पड़ती है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। अगर हम आपसे कहें, चलिए ये रूल एक समय के लिए आप भूल जाइए, हम आपसे कहें अगर बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन आपको बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो आप कहेंगे सर 6 में 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। चलिए अब इस रूल में डाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 8 से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। सिंपल सी बात है। अब हम आपसे कहें सर बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 7 है, 8 बनाना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 8 से अब अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। इसका मतलब अगर बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। और हमने आपसे पूछा बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आपका आंसर होगा सर हमको वहां पर 1 भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए हम क्या बोलते थे? और बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते किसके हैं? सभी को पता सर, अक्रिय गैस एलिमेंट्स जो होते थे उन्हीं के तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे। इसीलिए हम क्या कहते थे? अक्रिय गैस की संयोजकता हमेशा
शून्य होती है। यही तो बताया हुआ था आपसे कि अक्रिय गैसें यानी 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में किसके होते हैं, अक्रिय गैसों के। और अक्रिय गैस की संयोजकता यहाँ पर कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई कि नहीं निकल के आई। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं संयोजकता कैसे निकाली जाएगी ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे हम कौन सी डेफिनेशन, या वाली डेफिनेशन। या में क्या लिखा हुआ है इस डेफिनेशन को भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं पहली डेफिनेशन तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि बाह्य कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। या में एक डेफिनेशन हमने और लिखी है, वो क्या लिखी है कि किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण, यानी किसी भी तत्व की संयोजकता का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं, उसमें उपस्थित यानी किसमें, तत्व में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है। यानी आप कोई तत्व आपको दिया जाए, अगर आपको उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी। समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया कि अगर आपको कोई तत्व दिया जाए और आपको यह बता दिया जाए कि इस तत्व में इतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, सर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता। ध्यान रखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला है, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। अयुग्मित का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित का मतलब क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर नहीं बोला, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, और अयुग्मित का मतलब क्या होता है, अनपेयर का मतलब जिसका जोड़ा नहीं होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही क्या बताती है, संयोजकता को बताती है। अब बात करते हैं सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम कैसे जानेंगे। आइए दोस्तों इसके लिए एक बनाएंगे लुईस डॉट सिंबल। नाम क्या है, लुईस डॉट सिंबल। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी LDS की। क्या होता है, लिखा हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डॉट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उनको आप डॉट के माध्यम से व्यक्त करिए। डॉट का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप डॉट बनाइए, या इलेक्ट्रॉन को हम कई और तरीकों से भी दिखाएंगे। इन्होंने क्या बताया था कि तत्वों के जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप डॉट के माध्यम से दिखाइए। और हमने क्या बताया कि सर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कह रहे थे कि अगर बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप 5 डॉट बनाइए। कितने डॉट बनाने हैं आपको, 5 डॉट बनाने हैं, ठीक है। अगर बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप 6 डॉट बनाइए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप 7 डॉट बनाइए, 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप 8 डॉट बनाइए। इन्होंने सिंपल सा ये बताया कि जितने भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप डॉट के माध्यम से दिखाइए। अब क्वेश्चन आ गया, सर अगर हमने सोचा कि सर किसी तत्व के बाह्य कोश में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है, चलिए कितने डॉट बनाए, 1 2 3 4 5 6। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई तत्व है उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम 6 डॉट ऐसे बनाएंगे, या हमारा मनमर्जी आया कि 6 डॉट हम इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे। तो क्या हुआ सर, इन्होंने ये भी बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से नहीं बना सकते हैं, बल्कि आप कैसे बनाएंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई तत्व M है, ठीक है, मान लिया कोई तत्व है M है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को जो डॉट बनाना है आपको वो 4 घरों में बनाएंगे। कितने घर होते हैं, 4। एक घर ये हो गया, दूसरा घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, और ये चौथा घर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इन्हीं घरों में आप इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे। घर का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इनमें ही इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। अगर हमने बोला सर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे सर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां बनाया। यही तो कर सकते हैं सर, ये कर दिया। या हम क्या कर सकते हैं सर, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि कोई तत्व है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब आपको कितने डॉट बनाने हैं, 4 डॉट बनाने हैं। तो आपने 1 डॉट यहां बनाया, 1 डॉट यहां बनाया, 1 डॉट यहां बनाया, 1 डॉट यहां बनाया। अब दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन इस तत्व के पास यहां भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस तत्व के पास यहां भी हैं। अब हम आपसे पूछे सर आप ये बताइए कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा।
होगा तो आपके मन में क्या आएगा, सर हमने हुंड का नियम पढ़ा है और हुंड के नियम में हमको ये बताया गया है कि किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी जोड़ा तब तक नहीं बनाते हैं जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। वहां पर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक सब घर में एक एक इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए तब तक हम जोड़ा नहीं बनाएंगे। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जोड़ा पहले ही बना दिया, ये दो घर क्या हो गए, खाली रह गए। ये हमको नहीं करना, पहले सभी घरों में आप एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो आप क्या कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये जो बनाया गया है वो गलत है और ये जो बनाया गया है वो सही है। सो दोस्तों इसी को बनाते हैं और देखते हैं कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने डॉट बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किसमें फिर हम ये देखेंगे कि उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं कि एलडीएस यानी इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर आप एक छोटी सी टेबल बनी हुई देख रहे हैं, हम इसमें देखेंगे कि कैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि यह वाली डेफिनेशन क्या थी, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता होती है। चलिए हमने क्या माना, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यही तो हमेशा देखते हैं कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बाह्य कोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे या चार होगा या पांच होगा या छह होगा या सात होगा या आठ इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो होगा। अब हम बात करते हैं इसका एलडीएस बनाए हम पहले। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एलडीएस बनाएंगे। एलडीएस से हमको क्या पता चलेगा, उसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो हम उस तत्व की संयोजकता आसानी से बता सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया कोई तत्व क्या है, एम तत्व है, और हमने क्या बोला, इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों को रखने के हमने कितने घर बताए थे, चार घर। यानी आप इलेक्ट्रॉनों को यहां पर रखिए या यहां पर रखिए या यहां पर रखिए या यहां पर रखिए, ठीक है। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। आप रखना जब भी स्टार्ट करिए तो हमेशा यहां से स्टार्ट करिए। चलिए इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब हम बात करते हैं, अब और तो इलेक्ट्रॉन थे नहीं, जो हम और घर में रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो रखा जाएगा, यानी जितना जेब में पैसा होगा उतना ही तो खर्चा करेंगे, मांग के तो खर्चा नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं कि कोई तत्व है, उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। मान लिया कोई तत्व है एम है और इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो हम दो इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखेंगे सर, सबसे पहले क्या दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ऐसे रख दें तो ये सही होगा कि गलत होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप सभी घर में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए, जब इलेक्ट्रॉन आप रख लेंगे तभी आप जोड़ा बनाइए। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रखा जाएगा बल्कि कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। अब दोस्तों ये वाले घर में हमने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया और इस वाले घर में एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, यानी दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए। अब हम बात करते हैं, सर कोई तत्व एम है, उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। तो तीन इलेक्ट्रॉन कैसे बनाए जाएंगे सर, एक इलेक्ट्रॉन आप इस घर में बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन आप इस घर में बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन आप इस घर में बना दीजिए। चलिए हमने तीन घरों को ले लिया, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, तीन इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब बात करते हैं, सर कोई तत्व है, उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या पता चल रहा होगा कि इस तत्व के सभी घरों में इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका है। इसका मतलब अब अगर चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी घर में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब हम आपसे कहें कि कोई तत्व M है, उसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बनाइए। सबसे पहले आप इस घर में एक इलेक्ट्रॉन बनाइए, फिर आप इस घर में एक इलेक्ट्रॉन बनाइए, फिर इस घर में एक इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर इस घर में एक इलेक्ट्रॉन बनाया। कितने इलेक्ट्रॉन आपने रखे, 4 इलेक्ट्रॉन। रखने कितने हैं, 5। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए जोड़े को हम क्या करेंगे, क्रॉस के माध्यम से दिखा दीजिए, डॉट के माध्यम से दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा दीजिए। ये सिर्फ इतना ध्यान रहेगा कि हमने इस इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, जोड़ा बनाया। सो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना दिया है। अब हम बात करें कि कोई तत्व M है, उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए रखिए, क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, जोड़ा बनाया। अब हम अगर 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें,
तो एक इलेक्ट्रॉन सर यहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ बनाएंगे, तीसरा यहाँ पर बनाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाएंगे, पांचवा यहाँ बनेगा, छठा यहाँ बनेगा, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन जाएगा। क्यों बना? क्योंकि हमने अब क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोई तत्व है उसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवा यहाँ आया, छठा यहाँ आया, सातवां यहाँ आया, आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों जरा अगर आप घर बनाना चाहें तो आप घर भी बना सकते हैं। जैसे इसको हम दिखा सकते हैं, सर ये क्या है, ये घर है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, तरीके से घर हो गया, ये भी घर हो गया। चलिए ये भी घर हो गया। आपको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है बिल्कुल मत दिखाइए, बशर्ते आपको चीज़ें समझनी हैं। इतना ध्यान रखिएगा, चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या बताया था, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसकी संयोजकता। सर यहाँ पर क्या कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो जोड़े में है? तो आप कहेंगे सर नहीं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ भी घर बना देते हैं। ये क्या हो गया, ये भी घर हो गया, ये भी एक घर हो गया, ये भी घर हो गया, ये तीसरा घर हो गया, एक ये घर हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला घर हो गया। चलिए हम बात करते हैं, इसमें भी बना देते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर एक बार हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पर ये वाले घर क्या रह गए थे, खाली रह गए थे। क्यों रह गए थे? क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर भी हमारे क्या हो गए, 2 घर खाली रह गए, क्योंकि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो है। अब हम बात करते हैं सर इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करें यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ की बात करें सर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता। इसका मतलब अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 4 होगी। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। हम आपसे यहां पर पूछें कि इस तत्व के बाह्य कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका आंसर होगा सर इसके बाह्य कोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो युग्मित है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े में है और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित हैं। इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। अब हम इसकी बात करें, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबका आंसर क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, ये जोड़े में नहीं है और ये जोड़े में नहीं। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है कि नहीं है? यहां पर हमने संख्या कितनी लिख दिया, 2 लिख दिया। इसकी बात करें सर इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सर ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो जोड़े में नहीं है। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी बात करें सर यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या कहेंगे सर ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में है। इसका मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। अब हम बात करें जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी ही उसकी संयोजकता। इसका मतलब अगर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3 होगी, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 होगी, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 और 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 0। और दोस्तों यही तो हमने बताया था, अगर बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी तो संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। यही बताया था कि नहीं, 2 होगी तो 2, 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4। और हमने क्या बताया था, जब 5 से लेकर 8 तक होती है तो n-n का रूल लगाते हैं। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0। अब दोस्तों यहां से भी आपने देख लिया कि संयोजकता को हम कैसे निकालते हैं और वहां भी हमने आपको संयोजकता को निकालना आसानी से सिखा दिया है। अब दोस्तों बात करेंगे संयोजकता का सिद्धांत, यानी एक सिद्धांत भी है जो क्या है, वो संयोजकता का सिद्धांत। आइए दोस्तों देखते हैं संयोजकता का सिद्धांत क्या होता है। सो दोस्तों बात करते हैं संयोजकता का सिद्धांत। जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने संयोजकता का सिद्धांत लिख लिया है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो संयोजकता का सिद्धांत होता है ये होता क्या है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कौशल ने। कौशल कौन से हैं, एक साइंटिस्ट हैं। कौशल ने कौन से यौगिकों के बारे में बताया,
अकार्बनिक यौगिकों के बारे में। कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों और लुईस ने कैसे यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों में क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों और लुईस ने कार्बनिक यौगिकों में कार्बनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए संयोजकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर क्या होगा सर? कौशल और लुईस ने दिया। कौशल ने यह बताया कि अकार्बनिक यौगिक कैसे कार्बनिक बंध बनाएंगे और लुईस ने क्या बताया कि कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो कैसे हमारे कार्बनिक बंध बनाएंगे, और इसके बनाने के लिए ही इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या है? संयोजकता का सिद्धांत दिया। अब बात करते हैं यह सिद्धांत किस पर आधारित है। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। जैसा कि यहां से भी आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है या कितना इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तथा इस सिद्धांत को हम कौन सा नियम कहते हैं? इस सिद्धांत को अष्टक नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौशल और लुईस ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या था? संयोजकता का सिद्धांत। किस पर आधारित था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसको और क्या नाम देते हैं? अष्टक नियम भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत में बताया क्या गया, लिखा है इसके अनुसार। क्या बताया गया? इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब होता है वे तत्व किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, और ऐसे तत्व जो किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं उनको हम निष्क्रिय या अक्रिय भी बोलते हैं। और अक्रिय गैस तत्व क्या होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। वही तत्व क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व बोलिए, या आप उनको क्या बोल सकते हैं? अक्रिय तत्व बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सर जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ? अक्रिय गैस जो तत्व होते हैं उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अक्रिय गैस तत्वों को अक्रिय क्यों कहा गया या निष्क्रिय गैस तत्वों को निष्क्रिय क्यों कहा गया। तो आंसर क्या होगा सर? इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनकी संयोजकता 0 होती है, इसीलिए इनको निष्क्रिय गैस तत्व या अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लिखा है जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा? उनमें यानी उन तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यही तो बताया गया। इन्होंने यह बताया कि पहले आप ये देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में है कि नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, इसका मतलब वो कैसा हो गया? निष्क्रिय। अगर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो तत्व क्या सोचते हैं कि हमारा अब 8 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? अक्रिय गैस में। इसका मतलब जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अगर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो उनकी संरचना भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसी हो जाएगी कि जैसे अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। इसका मतलब अगर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की उनके अंदर प्रबल प्रवृत्ति होती है, और अगर प्रबल प्रवृत्ति होती है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करेंगे? सो उसके बारे में भी लिखा है। अतः इसके लिए यानी किसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? आदान का मतलब लेना और प्रदान का मतलब देना, यानी लेना देना करते हैं। यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तब उनके बाह्य कोश में क्या हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। या
इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। साझा का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप। कहते नहीं है कि हम आपसे पार्टनरशिप कर लेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनों का या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। या तो खाली इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे या पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मों का, यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका ही साझा कर देंगे। इससे उनके बाह्य कोश में क्या हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अतः इस प्रकार की क्रिया, यानी ये जो क्रिया करते हैं, या तो आदान प्रदान करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। इस प्रकार की क्रिया से कैसे बंध बनते हैं? रासायनिक बंध बनते हैं। और दोस्तों लेसन का नाम ही क्या है? रासायनिक बंध। अब दोस्तों इतना सारा पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि रासायनिक बंध बनता कैसे है। तो दोस्तों क्या पता चला कि रासायनिक बंध बनाने के लिए या तो हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करना पड़ेगा। जब ये क्रिया होगी तभी क्या बनेगा? रासायनिक बंध बनेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि रासायनिक बंध कैसे बनता है, ये पॉइंट कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, कैसे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है, और रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन कहाँ होगा दोस्तों? जैसा कि हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स में इस लेसन को डिवाइड करेंगे। सो दोस्तों इस आगे की चीजों का हम डिस्कशन कहाँ करेंगे? अगले लेक्चर में करेंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।